गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं श्री विजय अटियाई बीकापुर गाजीपुर से विश्वनाथ सर वायरिंग का चैप्टर लेके आया हूँ, जिसमें इसमें आपको बताया जाएगा कि वायरिंग से कैसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछता है। यानी हमारी एनसीईआरटी जो परीक्षाएं पूछती है उनका ऑब्जेक्टिव बनाकर कैसे क्वेश्चन पूछती है। आइए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मैं इसको पढ़ रहा हूँ, आप भी साथ में उस क्वेश्चन को देखिए। दिया हुआ है कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं। इसका मतलब ये कह रहा है कि कंड्यूट पाइप को किस में मापा जाता है। लंबाई, तो पहला आपका ऑप्शन दिया है लंबाई, फिर आपका कामा दिया हुआ मीटर में। तो पाइप को कभी भी लंबाई में या मीटर में नहीं नापा जाता है। आपको जो मीटर में नापा जाता है, जैसे आप कह सकते हैं कपड़े आप जब भी लेने के लिए जाएंगे तो हमेशा आपको मीटर में मिलता है, लेकिन पाइप हमारा मीटर में नहीं मिलेगा। इस प्रकार से अगला ऑप्शन देखते हैं बी वाला, उसमें क्या दिया हुआ है। तो उसमें यह दिया हुआ है दीवार की मोटाई एमएम में। तो यानी यह समझा रहा है कि जिस हिसाब से हम दीवार की मोटाई नापते हैं उसी हिसाब से इसको एमएम में भी नापते हैं। तो बिल्कुल ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि दीवार की मोटाई यह होती है कि जितनी में दीवारें बनी होती है सेम टू सेम उसी में हम लेते हैं, जबकि हमारा जो पूछ रहा है प्रश्न उसमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दीवार की मोटाई एमएम में, बिल्कुल ये भी ऑप्शन गलत लग रहा है, इसलिए हम अगला ऑप्शन में पढ़ते हैं आंतरिक व्यास में। तो आपको पता है कि आंतरिक व्यास का मतलब क्या, अंदरूनी क्षेत्र। तो कंड्यूट पाइप का जब हम अंदरूनी क्षेत्र लेंगे तो हमारी पाइप की जो एमएम की यानी कि उसकी जो चौड़ाई होती है वो बढ़ जाएगी, तो सही माप हमारा मिल नहीं पाएगा। इसलिए हम इसकी जो माप है हम आंतरिक व्यास या एमएम में नहीं ले सकते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं डी, इसमें दिया हुआ है वाह्य व्यास एमएम में। तो वाह्य व्यास है तो आप जितने भी पाइप लेने जाएंगे, चाहे वो हमारा जल वाला पाइप हो या फिर वायरिंग वाला पाइप हो, सभी को हम वाह्य व्यास में लेते हैं। यानी कि वाह्य व्यास में इसलिए लेते हैं कि जो उसका ऊपरी वाला भाग है, अगर उसको भी हम जैसे कि 20 mm का पाइप लिए, तो 20 mm का पाइप जब हम लेंगे तो उसके वाह वाले अगर बाहरी भाग से जब हम उसको नापेंगे तब जाके उस पाइप 20 mm आएगा। अगर हम अंदरूनी से नाप देते हैं तो हमारा माप क्या है, गलत है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। बाकी अन्य जो 3 ऑप्शन थे वो हमारे क्या थे, गलत थे। तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर 3 को ही मानेंगे। अगला आपका है कि क्वेश्चन नंबर 42, इसमें दिया हुआ है कि पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इस हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। इस बात को एक बार और क्वेश्चन को पढ़िए और दोहराइए कि पुनः तार बांधने योग्य, यानी कि एक बार जब फ्यूज हमारा क्या होता है, गल जाता है और दोबारा हम उसको बांधने के लिए जब जाएं तो उसका फ्यूजिंग फैक्टर क्या होना चाहिए, यानी कितने पे वो पुनः पिघल के गिर रहा है, तो उसका हम फ्यूजिंग फैक्टर देखेंगे कि क्या कह रहा है। तो पहला आपका ऑप्शन दिया हुआ, तो थोड़ा सा आइए जानते हैं फ्यूज के विषय में कि फ्यूज क्या है। तो फ्यूज क्या है, फ्यूज का आप वह है जो उच्च धारा पर अपने आप को बलिदान कर देना, यानी आप समझ सकते हैं कि अपने आप को गला देना, उसे ही हम फ्यूज कहते हैं। जिसे हम कह सकते हैं बलिदान के रूप में कि अपनी जान को क्या कर दे रहा है, फ्यूज दे रहा है। और हमारा जो घर के वायरिंग का अन्य जो परिपथ है उनको वह सुरक्षा प्रदान करता है, उसे हम फ्यूज कहते हैं। फ्यूज का घटक का एक सूत्र होता है, फ्यूज घटक बराबर होता है अल्पतम मान, या कह सकते हैं इसको अल्पतम फ्यूजिंग धारा, यानी कि बहुत कम धारा बटा के निर्धारित धारा, यानी कि उस समय की सबसे कम धारा और हमारे जो फ्यूज की निर्धारित धारा है उस धारा को हम फ्यूजिंग फैक्टर कहते हैं। फ्यूजिंग फैक्टर का जो हमारा फ्यूजिंग गुणांक माना जाता है 1.4 से 1.7 के बीच में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। एक बार देखिए 1.4 से
1.7 क्या होता है, इनके बीच में फ्यूजिंग फैक्टर हमारा क्या होता है, परिवर्तन यानी घटता बढ़ता रहता है। तो तब इसमें क्या किया, कुछ फैक्टरों का, कुछ फ्यूजों का फ्यूजिंग फैक्टर को क्या किया गया कि यह देखा गया कि ये इतने के बाद ये अपने आप को क्या करता है, खो देता है, तो उस पर निर्धारित किया गया। तो 1.1, तो 1.1 जो है आपका ये HRC फ्यूज का होता है। ये देखिए, तो यहाँ से एक क्वेश्चन, एक को तो हम ऑप्शन करेंगे, लेकिन हमें इस चीज़ को पता चल जा रहा है कि 3 क्वेश्चन हैं किसके और इनका ऑप्शन क्या होगा। तो यानी कि 1 क्वेश्चन सही और 3 क्वेश्चन गलत, कुल मिला के हमें 4 क्वेश्चन की जानकारियाँ मिलती है। तो पहला आपका हो गया HRC फ्यूज, जिसका फुल क्या होता है, हाई। H का मतलब क्या होता है, हाई। R का रेचुरिंग। तो यह प्रक्रिया ऐसे हम कर सकते हैं। अगला आपका क्या है 1.4। देखिए अब जाके यहाँ पे ऑप्शन आया 1.4, तो 1 जो है हमारा फ्यूजिंग का यही कारक होता है, जबकि 2.1 यानी कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ है कि 1.4 से 1.7 तक परिवर्तित होंगे। अगर इससे ज़्यादा होते हैं तो 2 पॉइंट से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जब 2.1 दे दिया है तो 2 पॉइंट से क्या है, अधिक है। तो सीधा सीधी हम देख सकते हैं कि जब 2 पॉइंट से अधिक नहीं होगा तो यानी ये 2 पॉइंट से क्या है, हमारा फ्यूजिंग फैक्टर अधिक है, इसलिए भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अगला डी है 2.4, अरे 2.5, तो 2.5 है तो ये भी आप देख सकते हैं कि 2.5 नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी फ्यूजिंग फैक्टर का मान 2 से क्या है, अधिक है। तो इस प्रकार से हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि 1.4। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पेटेंट होल्डर संयोजन के लिए अंडरराइटर की गांठ का उद्देश्य क्या है। तो अंडरराइटर की जो गांठ कह रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि जो होल्डर लगे हैं, होल्डर का नाम उसने बता दिया है कि पेटेंट होल्डर है। तो पेटेंट होल्डर जो लगा हुआ है, यह पूछ रहा है कि उसके अंदर जो हम गांठ देते हैं उस गांठ का नाम है। आपसे गांठ भी पूछ सकता है कि गांठ का क्या नाम है। यहाँ पे तो गांठ का नाम दे दिया है, हो सकता है क्वेश्चन अगला आपसे पूछ दे कि उस गांठ का क्या नाम है। तो उस गांठ का नाम है अंडरराइटर की गांठ। तो ये पूछ रहा है क्यों दी जाती है। तो देखिए, जब एक लैंप को उसके सेट यानी ऊपरी वाले भाग के साथ जब हम लटकाते हैं, यानी कि नीचे के लिए क्या करते हैं, लटकाते हैं, तो लैंप होल्डर पर मैकेनिकल तनाव बन जाता है। जब लटकाएंगे भाई तो तनाव, जाहिर सी बात है तनाव तो बनेगा। तो जब तनाव बनता है तो इस तनाव को हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसी पे क्या करता है, लटकेगा। तो उसको हम कैसे हटा पाएंगे, नहीं, उस पर बल पड़ेगा तो हटा सकते नहीं, लेकिन उसको कम किया जा सकता है। तो अभी बताइए कि जब हम उसके दबाव को हटा नहीं सकते हैं, तो जो हमारा वहाँ पे टर्मिनल बना होता है, जहाँ पे हम वायर को लाकर कसते हैं, किसमें, होल्डर के टर्मिनल में वायर को ला के कसते हैं, और जब उस पर मैकेनिकल दबाव पड़ेगा तो वायर उसमें से टर्मिनल से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और जब बाहर निकल जाएगा तो पहला पॉइंट यह बनता है कि हमारा जो होल्डर है बल्ब के साथ लगा हुआ है, तो बल्ब हमारा जलेगा, नहीं जलेगा, तो उस समय बल्ब नहीं जलेगा। दूसरा, बाई चांस अगर वो किसी कारणवश हमारे होल्डर के किसी जीवित पॉइंट पे अगर टच कर जाए तो शॉर्ट लगने की भी संभावना क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए होल्डर में हम क्या करते हैं कि उसमें हम अंडरराइटर की ये क्या करते हैं, गांठ बांध देते हैं और उसके अंदर कर देते हैं। और जब फिर उसको हम लटकाते हैं तो जो हमारा बल सीधे मैकेनिकल हमारे टर्मिनल पे पड़ रहा था, खिंचाव के लिए होल्डर पे पड़ रहा था, वो हमारी गांठ पे पड़ेगा, इसलिए हम अंडरराइटर की गांठ लगा देते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, ये हमारा 6 प्रकार से अंडरराइटर की गांठ दिया हुआ है, जिसमें आपको 4 प्रकार से सेम टू सेम दिया हुआ है। 2 यह दिया है कि वायर को कैसे टर्मिनल के हम पास ले जाते हैं। तो देखिए, पहला इसमें दिया हुआ है, देखिए अंडरराइटर की गांठ को कैसे बांधा हुआ है। दूसरी प्रक्रिया के द्वारा देखिए अंदर से डाल के वायर को ऐसे खींचा हुआ है, यानी कि टर्मिनल पे प्रभाव न पड़ के वायर की गांठ पे पड़े, जिससे उसकी तनाव को कम किया जाए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अंडरराइटर की जो गांठ है उसको दिया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही दिया जाता है अंडरराइटर की गांठ। यानी कि हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर पहला देखिए
अब आते हैं ऑप्शन नंबर पे। तो पहला है ढीले संयोजन से बचाव। तो यानी कि जो आपको बताया गया, क्या उस जो मैंने आपको बताया उसमें ये क्या मिल रहा है, ढीले संयोजन से बचाव, तो बिल्कुल ये वाला आपका नहीं होगा। अगला आपका क्या है, यांत्रिक शक्ति में वृद्धि। यानी कि यांत्रिक शक्ति में वृद्धि क्या, यांत्रिक शक्ति मतलब क्या, मजबूती प्रदान करना। तो ये तो मजबूती प्रदान कर नहीं रहा है, कि कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल ऑप्शन ये भी नहीं होगा। अगला है अत्यधिक कैप कवर दबाव को रोकना। अरे भाई ये देखिए, क्या ऊपर से जो कैप लगा उसके दबाव को ये रोक रहा है, ये तो गांठ अंदर है, कैप तो उसके ऊपर होती है, तो क्या ये कैप के दबाव को कम करेगा। अगला है आपका सामान के टर्मिनल से तनाव को कम करना। मैंने आपको क्या, जो बल्ब का टर्मिनल है उस पर ज़्यादा तनाव आता है उसको कम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है कि सामान के टर्मिनलों से तनाव को कम करना या कम करें, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, फ्यूज कौन से प्रकार का है। आपको एक फ्यूज बनाया हुआ है और इसमें यह समझाया हुआ है कि यह देखिए फ्यूज कौन सा है, उसके विषय में आपसे पूछा हुआ है कि ये फ्यूज जो मैं चित्र में दिया हुआ है ये पूछ रहा है कि आपका कौन सा फ्यूज है, इसको आप बताइए। तो पहला दिया हुआ है ऑप्शन में, थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि मैंने फ्यूज के विषय में आपको अगला जो क्वेश्चन बता रहा था उसमें चर्चा कर दिया था कि फ्यूज का क्या कार्य है, यानी कि अतिरिक्त परिपथ में जो धारा आती है उससे सुरक्षा प्रदान करता है। तो आइए देखते हैं, उस पर चर्चा कम करेंगे क्योंकि मैंने इसके विषय में बताया है। तो आइए देखते हैं, पहला है चाकू धारा कर्टिज फ्यूज। तो यह फ्यूज पूरी तरह बंद होता है। इस फ्यूज को कोरोना से लड़ने की क्षमता नहीं होती है। तो कोरोना का मतलब क्या, ये कोरोना जो आजकल चल रहा है ये कोरोना नहीं, कोरोना यानी कि दीप्ति, जो बरसात के समय में आपको देखते हैं ऐसे लाइन क्रॉस करके जाती है, तो उस पर आप देखेंगे बैगनी या हल्का हल्का रंग के शीशी की आवाज़ आती है, जो वातावरण के कुप्रभाव से क्या करता है, हमारे लाइन को प्रभाव डालता है। ये उसकी बात कर रहा है ना कि इस कोरोना की बात कर रहा है। तो इस चीज़ को आप समझ गए ना। आप देखिएगा कहीं सप्लाई जा रही है, जब ज़्यादा वोल्टेज होता है तो वहाँ पे शीशी की और दीप्ति रंग की आपको कुछ दिखाई देता है वहाँ पे बैगनी रंग का, तो इस चीज़ को बात कर रहा है। तो पहला आपका है कि कोरोना से लड़ने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि क्या होता है, पैक होता है, बंद होता है, और इसकी जो बनावट होती है हमारा पोर्सलिन का बना होता है, और इसमें है कि इसमें आग लगने की कोई संभावना नहीं होती है। और चाकू का मतलब क्या, चाकू छुदे इसको ऊपर नीचे करके क्या करते हैं, ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। अगला आपका है हाई रप्चरिंग क्षमता फ्यूज, यानी कि हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। तो देखिए हाई रप्चरिंग जो कैपेसिटी हमारा फ्यूज होता है, आइए थोड़ा सा इसके विषय में जान जाते हैं। यह फ्यूज होता है बेलनाकार होता है। कैसा होता है, बेलनाकार होता है। यह सिरेमिक से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है, सिरेमिक से। और यह अग्नि को, इसमें क्या होता है ना कि यह फ्यूज जो होता है हमारा HRC फ्यूज, इसमें होता है कि जैसे कि फ्यूज को हम निकालते हैं या ऑन ऑफ करेंगे तो चिंगारी निकलती है। तो जो चिंगारी निकलती है तो इसमें क्या कहता है, चिंगारी को बुझाने के लिए भी क्या होती है, व्यवस्था की जाती है। इसमें पाउडर अथवा सिलिका भर दिया जाता है कि जैसे ही हमारा चिंगारी निकले उसको यह क्या करे, पुनः बुझा दे, यानी कि पूजे उस आग को क्या करे, बुझा दे। और इसमें ये भी है, यह परिपथ को मात्र 0.013 सेकेंड में ही क्या करता है, खोल देता है, जिससे कि हमारा परिपथ जलने से बच जाता है। उसे हम हाई रैप्चरिंग क्षमता फ्यूज कहते हैं। और इसमें बीच में थोड़ा सा कांच की एक नली लगा दी जाती है ताकि उसको क्या किया जाए, देखा जा सके कि हमारा फ्यूज गला है नहीं गला है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर में जो आपका बनाया हुआ है, सेम टू सेम वही HRC फ्यूज ही है। तो यानी कि इस ऑप्शन में जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कौन सा है, HRC फ्यूज है, सेम टू सेम जो मैंने परिभाषा बताया उसी का मिल रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ये कौन सा सही होगा, बी वाला सही होगा। अन्यथा अगला भी जान जाते हैं क्या पूछ रहा है, फेरूल संयोजक कर्टिज फ्यूज, यानी इसमें पूछ रहा है जो फेरूल टाइप का फ्यूज होता है। देखिए यह 25 से 500 मिली एम्पियर तक के बनाए जाते हैं, यानी कि सामान्य धारा के लिए यह बनाया जाता है। यह फ्यूज सॉकेट में या 32 एम्पियर तक लगाए जाते हैं, 32 एम्पियर तक यह फ्यूज बनाए। देखिए यही है हमारा,
ये देखिए ऑप्शन क्या है, ये शीशे का देखिए ऊपर से इसको क्या करते हैं, लगा देते हैं, ऊपर से इसको क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे कार्ट्रिज फ्यूज ऊपर दिखाया हुआ है और यहाँ पे देखिए फेरुल फ्यूज को कनेक्शन को भी दिखाया है कि फेरुल फ्यूज कैसा है। तो इस चीज़ को भी हम देख सकते हैं कि हमारा फ्यूज ऐसा होता है। अगला आपका है डायज पेंच प्रकार, डायज पेंच प्रकार कार्ट्रिज फ्यूज। तो आइए इसके विषय में देखते हैं। इसका उपयोग सबसे अधिक हम करते हैं घरेलू उपयोगों में, क्योंकि यह जैसे कि आपका 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, 16 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर, 35 यानी 63 एम्पियर तक ये क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। आइए दिखाते हैं मैं इनको। देखिए ये वाला हमारा है डायज पेज प्रकार का फ्यूज। तो आपने देखा होगा घरों में भी इस प्रकार के ऐसे आप देखिएगा लगे होते हैं। तो इस प्रकार के फ्यूज हम क्या करते हैं, लगाते हैं। यह होता क्या है ना कि रंग के रूप में आता है, इनके रंग के अनुसार इनकी क्षमता निर्धारित की जाती है एम्पियर में। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 35, 50, 63 एम्पियर तक आते हैं। तो आते तो हैं, लेकिन इनकी जो क्षमता होती है वो इनके रंग के ऊपर निर्धारित की जाती है। जैसे कि गुलाबी रंग है, अगर मानते हैं कि अगर हमारा डायज्ड जो फ्यूज है वो गुलाबी रंग का है, तो आपसे पूछ सकता है कि उसकी एम्पियर क्षमता कितनी है। तो जो गुलाबी रंग का हमारा डायज प्रकार का जो फ्यूज होता है उसकी क्षमता मात्र 2 एम्पियर होती है, जबकि भूरा टाइप का जो होता है उसकी 4 एम्पियर। हमारी बातों पे एक बार गौर करिए और देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ। गुलाबी रंग का अगर डायज्ड पेज प्रकार का हमारा फ्यूज है, मैं सभी डायज पेज प्रकार के फ्यूज का ही बात करूँगा। गुलाबी रंग का है तो 2 एम्पियर हमारा लेगा, अगर भूरा रंग का है तो 4 एम्पियर लेगा, हरा रंग का है तो कितना लेगा, 6 एम्पियर लेगा, जबकि लाल रंग का है 10 एम्पियर लेगा। ग्रे समझते हैं ना, अगर ग्रे कलर है तो 16 एम्पियर लेगा, पीला है तो 25 एम्पियर लेगा, काला है तो 32 एम्पियर लेगा, जबकि श्वेत कलर है तो 50 एम्पियर लेगा, और तांबा के कलर का है तो 63 एम्पियर की करंट सहने की उसके अंदर है, उसके अंदर से 63 एम्पियर की करंट क्या हो सकती है, प्रवाहित हो सकती है। तो इस प्रकार से हमारा डायज प्रकार का फ्यूज था। तो इसके विषय में आप लोग जान गए, बिल्कुल बता देंगे। एक बार फिर हमारी बातों को गौर करिए। आपसे पूछ देता है कि ग्रे कलर का जो हमारा डायज फ्यूज है, प्रकार का फ्यूज है, वह कितने एम्पियर तक का होता है, तो वह होता है हमारा 16 एम्पियर। काला कितने एम्पियर का होता है, 12 एम्पियर तक के आते हैं फ्यूज। आइए अगला क्वेश्चन जानते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है विद्युत सामग्री का नाम क्या है। आपके क्वेश्चन में होल्डर हुआ है, होल्डर है, बिल्कुल इसमें आप पहचान सकते हैं कि होल्डर है। ऐसा तो है नहीं कि आप होल्डर नहीं देखे हैं, आप होल्डर को पहचान नहीं सकते हैं। तो होल्डर दिया हुआ है, तो इसमें यही पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि कौन सा होल्डर है। ये नहीं पूछ रहा है कि उसका क्या उपयोग है। होल्डर आप जानते हैं, बल्ब को लगाने के लिए उपयोग करते हैं, लैंप को लगाने के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन आपसे इसमें यह पूछा हुआ है कि ये होल्डर कौन सा है। तो आइए देखते हैं। पहला ब्रैकेट होल्डर। तो ब्रैकेट होल्डर का थोड़ा सा मैं आपको विस्तार बना दूँ। यह पीतल का बना होता है, यह सीधा प्रकाश देने के लिए प्रयुक्त होता है। यानी कि जो ब्रैकेट होल्डर हमारा किसका बना होता है, पीतल का बना होता है, और यह सीधा प्रकाश ऐसे नीचे की तरफ देखिए देता है। जो मैं आपको ब्रैकेट होल्डर देखिए यहीं पे है, देख लिए, यही हमारा ब्रैकेट होल्डर है। ये बिल्कुल पीतल का बना हुआ है, देखिए आप। यह सीधा प्रकाश देने के लिए प्रयुक्त होता है। इसे जो पीतल का देखिए होता है, बना होता है, तो इसके अंदर अगर सप्लाई देंगे तो प्रयास ये इंसुलेटेड करके बनाया जाता है, फिर भी इसके अंदर करंट आने की संभावना क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि पीतल का बना हुआ है। इसलिए हम इसमें एक ही कमियां कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं कि इसमें एक और परेशानी यह होती है कि इसको अर्थ किया जाता है। आपसे यह कहता है कि इस ब्रैकेट होल्डर को आप अर्थ कर दीजिए, ताकि इसमें अगर करंट आ भी जाता है तो यह आपको शॉर्ट न लगे, तो इसलिए इसे ब्रैकेट होल्डर कहते हैं। अगला आपका दिए हुआ है एडिशन स्क्रू प्रकार की होल्डर। देखिए ये होल्डर क्या होता है ना कि भीतरी से यानी अंदर से क्या होता है, चूड़ीदार होता है, और पेंच लगाकर लैंप को फिट किया जाता है।
तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए दिया हुआ है, उसके ऊपर देखिए मैंने जब आपसे बोला है कि इसको स्क्रू के द्वारा फिट किया जाता है, तो ठीक आपके बाएं साइड से देखिए दूसरे नंबर पे उसमें स्क्रू लगा है कि नहीं लगा है, लगा है। आप देखिए स्क्रू लगा हुआ है, तो स्क्रू लगा होता है, अब मध्य में संपर्क होता है, कैप न्यूट्रल तार मतलब जो उसके ऊपर का कैप होता है वह न्यूट्रल का कार्य करता है, यानी कि न्यूट्रल को हम उसी में कस देते हैं। इस प्रकार से विद्युत सामग्री का नाम क्या है, तो एडिशन स्क्रू प्रकार का होल्डर है। कन्फर्म। तो आइए अगला देख लेते हैं, और क्या है, कोण स्यूवेल लैंप होल्डर, कोण स्यूवेल लैंप होल्डर। तो आइए देखते हैं, यह हमारा होल्डर देखिए, हमारा यह होल्डर देखिए, ब्रैकेट हो गया आपका कोण स्यूवेल लैंप होल्डर। देखिए इसमें अभी तो दिखा नहीं रहा है, तो आपको दिखाते हैं वो कैसा होता है। तो उसका मैं थोड़ा सा आपको पहचान बता दूं इस होल्डर का। इसको हिंदी में कहते हैं ब्राह्मी लैंप होल्डर, यानी कि कोण स्यूवेल लैंप होल्डर को हम ब्राह्मी लैंप होल्डर के भी नाम से जानते हैं। यह लैंप होल्डर बड़ा कोण निर्देशक प्रकार, मतलब बहुत बड़े बड़े होल्डर बनाए जाते हैं जहाँ ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है, बड़ा कोण निर्देशन हो, वहाँ पे प्रकाश व्यवस्था के लिए इसे डिजाइन किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए लिख सकते हैं, प्रयोगशाला बड़ा होता है या खिड़की उड़की हो, उसके पास में हम इसका उपयोग करते हैं। अब आते हैं अगला क्या दिया है, गोलियत एडिशन स्क्रू लैंप होल्डर। तो गोलियत स्क्रू थोड़ा सा हल्का सा हमारा एडिशन स्क्रू प्रकार के होल्डर से थोड़ा सा क्या है, भिन्न होता है। देखिए यह दिखाया गया है गोलियत एडिशन स्क्रू लैंप होल्डर। तो आप जानिए कि यह होल्डर इस प्रकार का था, कभी हो सकता है यहाँ पे ये पूछा ये भी बना सकता है, तो आप इसको देखिए और समझिए। आइए अगला क्वेश्चन आपका हम देखते हैं, यानी कि इसमें का जो हमारा ऑप्शन है कौन सा वाला होगा, बी वाला। तो क्लियर हो गया, एडिशन स्क्रू प्रकार का होल्डर पूछा हुआ है हमसे, वही पूछ रहा है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है। इसमें क्या क्या एक चिन्ह बना दिया, यानी प्रतीक बना दिया हुआ है, और आपसे यह पूछ रहा है कि यह प्रतीक यानी इस प्रतीक का नाम क्या है, आप नाम बताइए। तो पहला ऑप्शन है लिंक। तो आपको लिंक जानना चाहिए। लिंक को कहाँ लगाया जाता है, न्यूट्रल में लगाया जाता है लिंक का देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हो, देखिए मैं बनाया हूँ, यहाँ पे देखिए लिखा है कि नहीं लिखा है लिंक। तो लिंक का सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है। अगला पूछा है फ्यूज। तो फ्यूज का सिंबल कैसा होता है आपका, ये वाला होता है। देखिए मैं बनाया हूँ, बीच में ऐसे आयत बनाया हूँ, बीच में एक सीधा वायर आर पार को गया है, तो हमारा क्या है, फ्यूज है। अगला क्या है, पुल स्विच। क्या है, पुल स्विच पूछा हुआ है। तो जो पुल स्विच पूछा हुआ है वो भी नहीं हो सकता। देखिए वो कैसा होता है, प्लग और सॉकेट। प्लग और सॉकेट को जो हमने कहा है, देखिए पुल स्विच को देखिए ऐसा होता है। पुल स्विच देख लिया आप, अरे पुल स्विच ऐसे कहते हैं क्या, बटन स्विच, पुश बटन स्विच भी बोलते हैं इसको। तो ये हमारा पुल स्विच कैसा है, ऐसा होता है। जबकि प्लग और सॉकेट का मतलब क्या, तो देखिए नीचे का हमारा ऊपर क्या प्लग है, नीचे क्या है सॉकेट है। प्लग को अगर हम अन्य भाषा में कहें तो प्लग को नर बोलते हैं, जबकि सॉकेट को मादा बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इस प्रकार से चारों ऑप्शन देख लिए, तो डी वाला हमारा क्या है, सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें आपसे यह पूछा हुआ है कि एल श्रेणी एमसीबी के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है। एल श्रेणी, एमसीबी का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है। तो आइए आप थोड़ा पहले इस एमसीबी के विषय में मैं आपको बता दूं। तो एमसीबी को देखिए होता क्या है कि विभिन्न रूपों में यानी विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें जैसे कि एल
जी और डीसी, मुख्य रूप से 3 वर्गों में इसको विभक्त किया गया है। देखिए, एल श्रेणी, जी श्रेणी तथा डीसी श्रेणी में विभक्त किया गया है। तो एल श्रेणी में वो हमारा एमसीबी आता है जो रजिस्टिव भार के लिए होता है। देखिएगा, एल श्रेणी में वो हमारा एमसीबी आता है जो रजिस्टिव भार के लिए होता है, जैसे गीजर, ओवन, प्रेस इत्यादि। ये सब क्या है? रजिस्टिव, यानी कि जो रजिस्टेंस का विरोध करने के बाद इसमें से क्या निकलता है? उष्माएँ निकलती हैं, जो जितना करंट ले उसके हिसाब से एल श्रेणी में बांटा गया, जैसे गीजर, ओवन इत्यादि। अब आते हैं जी श्रेणी में, तो यह एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इंडक्टिव लोड के लिए, जैसे कि मोटर हुआ आपका, एसी अन्य चीज़ें हुई, हैलोजन लैंप हुआ इत्यादि। डीसी में भी हमारा एल और जी दोनों प्रकार के होते हैं। तो जी वाला कौन आता है? इंडक्टिव लोड वाले, जबकि हमारा एल वाला रजिस्टिव लोड वाला आता है। तो अब आइए, अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि एल श्रेणी के एमसीबी के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है। पहला है मोटर। तो मोटर आपने को मैंने किस में बताया कि जी श्रेणी में आता है, जबकि अगला ऑप्शन क्या है आपका? गीजर। तो गीजर किस में आएगा? छोड़ देते हैं, आप देख के बताइए। अगला क्या है? हैंड टूल्स। जो हैंड टूल्स के औजार हैं वो किस में आएंगे? दोनों में से ऑप्शन में किसी में आ सकते हैं, ये वाला तो होगा नहीं। अगला क्या हमारा? एयर कंडीशनर, वातानुकूलक यानी एसी जी। एयर कंडीशनर का मतलब क्या हुआ? एसी। तो एल श्रेणी मैंने आपको बताया रजिस्टिव लोड में आता है, तो गीजर हमारा क्या है? रजिस्टिव लोड में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही होगा, गीजर। देखिए, इसमें क्या है कि अगला क्वेश्चन आपका देख रहे हैं, इसमें आप देखिए स्क्रीन पे दिखा रहा है, इसमें यह पूछा हुआ है कि किस प्रकार का स्विच सर्किट में उपयोग करते हैं। विच टाइप ऑफ स्विच इज यूज्ड इन द सर्किट। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, किस प्रकार का स्विच, यानी कि इस डायग्राम में बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। एक लैंप का संकेत है, 240 वोल्ट इस सप्लाई दिया हुआ है, एक तरफ एन और दूसरी तरफ एल लिखा है, यानी कि एक तरफ एल लाइन दे रहा है यानी फेज दे रहा है, दूसरी तरफ न्यूट्रल दे रहा है। तो इसमें लिख दिया है पहला एकल वे स्विच, यानी इस जो परिपथ हमारा बना हुआ है सर्किट परिपथ, इसमें स्विच है वो कौन सा स्विच है? स्विच है मगर कौन सा स्विच है? तो एकल स्विच। तो आइए आपको दिखाते हैं एकल स्विच का सिंबल कैसा बना होता है। देखिए, तो वन वे स्विच को ही एकल स्विच बोलते हैं। तो देखिए, आपका जो वन वे स्विच है उसका सिंबल हमारा कैसा बन रहा है? ऐसा बन रहा है। जबकि अगला आपका दिया है दो वे स्विच, तो दो वे स्विच का सिंबल कैसा बना है? टू वे स्विच दी। तो टू वे स्विच का सिंबल हमारा कैसा बन रहा है? ऐसा बन रहा है। अगला आपका क्या दिया हुआ है? इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच। तो इंटरमीडिएट स्विच में अब देखिए, वन वे स्विच में 2 पॉइंट होते हैं, जबकि टू वे स्विच में 3 पॉइंट होते हैं। हमारे इंटरमीडिएट में कितने होते हैं? 4 पॉइंट होते हैं। तो आइए स्क्रीन पे देख रहे हैं, देखिए वन वे स्विच में 2 पॉइंट है, 1 2। टू वे स्विच में देखिए 1 2 3। इंटरमीडिएट स्विच जो है हमारा 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपको देखिए 4 दिया हुआ है। अगला आपका दिया है मल्टी पोजीशन स्विच। तो मल्टी पोजीशन, मल्टी का मतलब क्या होता है? अनेक। वह स्विच जिसमें टर्मिनलों की संख्या क्या हो? अनेक हो, उसे हम क्या कहते हैं? मल्टी स्विच कहते हैं या मल्टी पोजीशन स्विच कहते हैं। तो मल्टी पोजीशन स्विच आप देखे हैं, इमरजेंसी लाइट, आप देखिएगा इमरजेंसी लाइट को ऐसे घुमाएंगे, चुट 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 घूमता रहता है, और हमारा जो एलईडी उसमें बल्ब होता है वो तेज तेज होता जाता है और कम होता जाता है। वही तो है हमारा, वही तो है मल्टी पोजीशन स्विच। इंटरमीडिएट स्विच आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, टू वे स्विच, TWO, टू वे स्विच। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हुआ? बी वाला। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, इसमें आपसे पूछा हुआ है
कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा भार में जोड़ने पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए एक बार आप इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़ा करिए, देखिए आंसर वहीं से निकल के आता है। एक बार और देखिए इसको पढ़िए कि कम धारा रेटेड वाले केबल है, उसको उच्च धारा भार में जोड़ने पे क्या प्रभाव पड़ेगा। कम धारा वाला उसमें सप्लाई देनी चाहिए थी, हम उच्च धारा वाला भार वाला सप्लाई उस केबल में दे दिए, तो ये पूछा कि उसमें प्रभाव क्या पड़ा। तो ऑप्शन नंबर पहले वोल्टेज पात बढ़ेगा। तो पहला स्थान कि जब आपसे करंट की सप्लाई दे रहा है तो वोल्टेज पात पे हमें क्यों देखने की क्या ज़रूरत है कि वोल्टेज पात घटेगा बढ़ेगा। हमें तो करंट पूछ रहा है, करंट दे रहा है, तो इस पर तो हमें गौर ही नहीं करना चाहिए कि वोल्टेज पात क्या पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, भार धारा बढ़ेगा। भार धारा क्या है, अगला दिया हुआ कि भार जो धारा है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। अरे तो जो भार धारा है बढ़ेगा, भार धारा उस पर कैसे बढ़ेगा। अगर भार धारा अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो वो तो वायर हमारा खुद पतला है, वो क्या होगा, गल के गिर जाएगा ना जी, उसमें उष्मा ज़्यादा पैदा होगी, करंट का मान ज़्यादा होगा। अगर क्षमता नहीं है, कैपेसिटी आपके पास नहीं है तो क्या करेंगे, तो दिक्कत होगा नहीं। तो भार धारा बढ़ेगी, तो ये बिल्कुल क्या है, गलत। भाई उसमें कैसे भार धारा कैसे बढ़ेगी। अगला आपका है वोल्टेज पात घटेगा। तो वोल्टेज पात यहाँ क्या हो रहा है, घट रहा है। तो मैंने पहले बता दिया कि इसमें वोल्टेज से कोई लेना देना है ही नहीं है, सीधे करंट पूछ रहा है। अगला आपका क्या है, गर्मी के कारण केबल खराब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया कि कम करंट वाले केबल में अधिक करंट देंगे तो उसके अंदर क्या होगा, प्रवाह तो होगा नहीं। जब प्रवाह नहीं होगा तो उष्मा पैदा होगी, उसके अंदर गर्मी पैदा होगी, जिससे हमारे केबल को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है, जला सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा, सही है। आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थान से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यह पूछ रहा है कि एक बल्ब है, उसे हम 3 स्थान से कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब उसे हम 3 स्थान से कंट्रोल करेंगे तो इसमें पूछ रहा है आपका अलग अलग, देखिए कितने टू वे स्विच एक लैंप को अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करेंगे, 3 अलग अलग स्थानों से। तो जाहिर सी बात है कि 3 जगह से कंट्रोल करना है। तो आपको पता होगा कि एक बल्ब को जब हम 3 स्थान से कंट्रोल करते हैं तो उसमें 2 टू वे स्विच और बीच में एक इंटरमीडिएट स्विच होता है। देखिएगा तो एक इंटरमीडिएट स्विच होता है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं इसमें कि इसमें 2 टू वे स्विच का उपयोग होगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। इसमें दिया हुआ है कंसील्ड वायरिंग का क्या फ़ायदा है। तो कंसील्ड वायरिंग है, देखिए इसमें देखते हैं इसका क्या फ़ायदा है। तो कंसील्ड जो वायरिंग होती है, पहले जानते हैं कंसील्ड वायरिंग क्या है। कंसील्ड वो वायरिंग जो दीवारों के अंदर की जाती है, कंसील्ड वायरिंग कहते हैं। तो कंसील्ड वायरिंग जब करते हैं तो दीवार पाने से दीवार जब बनती है तो दीवार बन जाती है, उसके बाद प्लास्टरा से जब पहले हम क्या करते हैं उसमें पाइप के आकार का जितना mm की हमारा पाइप है उतने आकार के हम उसको क्या करते हैं, दीवार को काटते हैं, उसके अंदर पाइप को हम क्या करते हैं, डाल देते हैं। तो उसके अंदर से पाइप को डाल देते हैं। अब तब उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं, वायरिंग करते हैं। तो इसमें पूछा हुआ है आपका कि संभालने में आसानी होती है। अरे भाई जब पाइप अंदर चला गया तो उसे संभालने की क्या ज़रूरत है, वो तो पहले ही से संभला हुआ है, उसे संभालने की आवश्यकता है नहीं। तो इसलिए पहला ऑप्शन सही नहीं है। अगला देखते हैं, कम वोल्टेज पात होगा। अरे भाई पाइप ऊपर हो या नीचे हो, उसे वोल्ट पात से क्या लेना देना, वोल्टेज पात से उसको कम या बेसी उससे कोई लेना देना है, कोई नहीं है। अगला ऊंच कुचालक प्रतिरोध। अरे भाई ऊंच हो या कम कुचालक प्रतिरोध हो, प्रतिरोध से तो उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। और किसी मान लीजिए कि पाइप अगर ऊपर से ही जा रहा है तो उसमें उच्च कुचालक प्रतिरोध से क्या लेना देना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी भी सही नहीं है। आते हैं डी, देखते हैं क्या दिया, नमी से सुरक्षा।
तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है यह सही है कि यह नमी से क्या है, सुरक्षा है। तो यानी कि डी सही है, क्योंकि पाइप के अंदर जब वायर जाएगा तो नमी होगी नहीं होगी, प्लस दीवार के अंदर है यानी कि उसके अंदर पानी पहुंचेगा नहीं। इसलिए यह कंसील्ड वायरिंग का फ़ायदा यही है कि यह नमी से क्या होता है, सुरक्षा होता है। अगला देखते हैं, HRC फ्यूज हेतु फ्यूजिंग का जो हमारा गुणांक है वो कितना होता है HRC फ्यूज का। तो आइए जानते हैं इसको कि कितना होता है। तो देखिए, तो इसमें भी थोड़ा आप इससे जो है फ्यूजिंग फैक्टर बराबर होता है अल्पतम फ्यूजिंग धारा बटा के निर्धारित धारा, अल्पतम फ्यूजिंग धारा बटा के निर्धारित धारा। तो इस तरीके से फ्यूजिंग फैक्टर का मान निकालते, जो मैंने आपको बताया था। इससे पहले भी ये क्वेश्चन को देखिए दोहरा दिया है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है, पूछ रहा है। फ्यूजिंग गुणांक मैंने आपसे पहले बताया 1.4 से 1, यानी कि 1 से अधिक होना चाहिए, 1 से कम भी नहीं होना चाहिए। 1.4 से 1.7 तक परिवर्तित होता रहता है और लास्ट 2 तक जाता है, इससे अधिक नहीं जाता है। तो एक है 1.0 है, यानी कि ये ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्या है 1.11। तो 1.11 हमारा क्या HRC फ्यूज का ही फ्यूजिंग फैक्टर है, यानी फ्यूजिंग गुणांक है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। जबकि सी वाला क्यों गलत है, तो 1.4 हमारा क्या है फ्यूजिंग घटक है कि नहीं है फ्यूज का, और 1.7। तो इसमें सिर्फ क्या पूछा हुआ है HRC का पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है सही है। अब आइए थोड़ा यह देख लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, समाप्त हुआ इस प्रकार से। हो गया ना।